नमस्कार। पाथ टू सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ, जो परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हरियाणा की नदियां, अक्सर सवाल आते हैं इनसे। जी बिल्कुल। HSSC हो, HPSC या फिर टीचिंग एग्जाम्स, नदियों से जुड़े सवाल तो बनते ही हैं। सही कहा। चाहे वो उनका उद्गम हो, मतलब कहाँ से निकलती हैं, या फिर उनका रास्ता, सहायक नदियाँ या कोई बांध वगैरह। हाँ, तो आज कोशिश करेंगे कि ये सब आसानी से समझ आ जाए। जी, और हम इसे नोटबुक स्टाइल में करेंगे, जैसे क्लास में नोट्स बनाते हैं। हाँ, ताकि पॉइंट्स कनेक्ट हों और याद रखने में आसानी हो, और आखिर में एक छोटा सा माइंड मैप जैसा रिवीजन भी। बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हरियाणा की नदियों का ये सफर। तो देखिए, सबसे पहले एक ओवरऑल आइडिया लेते हैं। हरियाणा की नदियों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो हिस्से मतलब? हाँ, मतलब ज्योग्राफिकल आधार पर एक है उत्तरी हरियाणा का नदी तंत्र। अच्छा, उत्तर वाला। जी, जिनकी ज्यादातर नदियां आप देखेंगे शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। शिवालिक से, ठीक है। और दूसरा दक्षिणी हरियाणा का नदी तंत्र। तो ये फिर अरावली से निकलती होंगी। एग्जैक्टली सही पकड़ा। इनका जो उद्गम है वो ज्यादातर राजस्थान से लगी हुई अरावली की पहाड़ियों से होता है। अच्छा। अब एक मजेदार बात यह है कि इन दोनों सिस्टम्स के बीच में ना एक तरह की विभाजन रेखा है। विभाजन रेखा, आप वाटर डिवाइड की बात करें, वो अंबाला के पास वाला इलाका। हाँ बिल्कुल, जल विभाजक जिसे कहते हैं। अंबाला जिले के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो एक प्राकृतिक वाटर डिवाइड का काम करता है। ये कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा समझाइए। देखिए, सोचिए कि ये जमीन का एक उठावा हिस्सा है, एक पट्टी जैसी। ठीक है। अब इसके उत्तर या पश्चिम में जो बारिश का पानी गिरेगा या जो धाराएं होंगी, वो बहकर घग्गर नदी सिस्टम की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, घग्गर की तरफ। हाँ, और जो पानी इसके दक्षिण या पूर्व की तरफ गिरेगा, वो चला जाएगा यमुना नदी सिस्टम की तरफ। अरे वाह! तो मतलब ये एक ही एरिया का पानी दो अलग अलग बड़ी नदियों में जा सकता है? बिल्कुल। यही विभाजन तय करता है कि हरियाणा में नदियों का बहाव किस दिशा में होगा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए तो फिर अब एक एक करके नदियों को समझते हैं। उत्तरी तंत्र से शुरू करते हैं। सबसे पहले यमुनाई लेते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण नदी। निश्चित रूप से यमुना को हरियाणा की लाइफलाइन कह सकते हैं। इसका उद्गम, मतलब जहां से ये निकलती है, वो उत्तराखंड में है। हाँ, उत्तराखंड में। गढ़वाल हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी है, वहां यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर काफी ऊंचाई पर होगा ये तो। जी हाँ, करीब 6330 मीटर की ऊंचाई से। बाप रे! तो इतनी ऊंचाई से जब ये नीचे मैदानों में आती है, तो हरियाणा में कहां से एंटर करती है? हरियाणा में ये यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। कलेसर के जंगल है ना, हाँ, कलेसर नेशनल पार्क। बस वहीं पास में ताजेवाला नाम की जगह से। ताजेवाला, ये नाम तो सुना है बैराज के लिए। हाँ, पर अब ये याद रखना है कि वो पुराना ताजेवाला बैराज था। उसकी जगह अब हथनी कुंड बैराज ने ले ली है। अच्छा, तो अब हथनी कुंड ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, पानी के मैनेजमेंट के हिसाब से हथनी कुंड बैराज अब मुख्य है। ठीक है। तो हरियाणा में घुसने के बाद ये किन किन जिलों से होकर बहती है? इसका रूट क्या है? देखिए, हरियाणा में आने के बाद यमुना ज्यादातर राज्य की पूर्वी सीमा के साथ साथ बहती है। अच्छा, ईस्टर्न बॉर्डर पर। हाँ, यमुनानगर से शुरू होकर फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और आखिर में पलवल जिले तक। पलवल तक, और फिर? पलवल में एक जगह है हसनपुर, वहां से ये हरियाणा को छोड़कर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। अच्छा, मतलब ये हरियाणा और यूपी के बीच बॉर्डर भी बना रही है? जी हाँ, काफी लंबा बॉर्डर, करीब 320 किलोमीटर का। तो इस लंबे रास्ते में हरियाणा की कोई और छोटी नदियां भी इसमें मिलती हैं? हाँ, मिलती हैं। हरियाणा वाले क्षेत्र में यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सोम नदी है, पतराला है और बूढ़ी यमुना। सोम, पतराला, बूढ़ी यमुना। ठीक है। हाँ। हाँ, इनमें सोम नदी यमुनानगर के पास ही दादूपुर गांव के नजदीक यमुना में मिल जाती है। ओके। यमुना के बारे में कुछ और खास बातें जो एग्जाम के लिए जरूरी हो, लंबाई वगैरह? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी मतलब जिसमें लगभग पूरे साल पानी रहता है, बाकी ज्यादातर नदियां मौसमी हैं। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है जी। और जैसा हमने कहा, ये हरियाणा यूपी के बीच करीब 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यमुना की कुल लंबाई, मतलब उद्गम से लेकर प्रयागराज में गंगा में मिलने तक, वो करीब 1376 किलोमीटर है। काफी लंबी नदी है। हाँ, और हथिनी कुंड बैराज का रोल बहुत महत्वपूर्ण है।
सिंचाई के लिए भी और दिल्ली को पानी सप्लाई करने के लिए भी। हाँ, दिल्ली के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक बात और, पुराने कुछ रिकॉर्ड्स में ऐसा भी मिलता है कि यमुना में साल में 3 बार बाढ़ आती थी। 3 बार? अच्छा, इसके कुछ और नाम भी हैं शायद, पौराणिक नाम। हाँ, पौराणिक कथाओं में इसे यमराज की बहन माना गया है और सूर्यदेव की पुत्री। यम की बहन सूर्यपुत्री। जी, लेकिन आजकल प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि कई बार लोग मजाक में या दुख में इसे खुला नाला भी कह देते हैं। ओह, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमें इसके संरक्षण पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। सही कहा। खैर, यमुना के बाद उत्तरी हरियाणा की दूसरी मुख्य नदी कौन सी है? घग्गर। हाँ बिल्कुल, उत्तरी तंत्र की दूसरी प्रमुख नदी है घग्गर। अच्छा। यमुना तो बारहमासी थी, लेकिन घग्गर एक मौसमी नदी है। मौसमी मतलब? मतलब ये ज्यादातर बरसात के मौसम में बहती है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। शिमला के पास डगशाई नाम की जगह है, वहाँ शिवालिक पहाड़ियों से। डगशाई से। और हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है इसकी? ये पंचकुला जिले में कालका के पास से हरियाणा में घुसती है। कालका से? तो इसका बहाव क्षेत्र यमुना से अलग होगा। हाँ, बिल्कुल अलग। हाँ, ये हरियाणा के पश्चिमी हिस्से की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ? जी, पंचकुला से शुरू होती है, फिर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और फिर सिरसा जिले तक जाती है। सिरसा तक। हाँ। सिरसा में एक जगह है ओटू, वहाँ इस पर एक बैराज बना है, ओटू बैराज। ओटू बैराज, ये किस लिए है? ये भी सिंचाई के लिए, पानी रोकने और मैनेज करने के लिए है। ठीक है। जैसे यमुना की सहायक नदियां थीं, क्या घग्गर की भी हैं? हाँ, घग्गर की भी कई सहायक नदियां हैं। खासकर मॉनसून में ये सब मिलकर इसका पानी बढ़ा देती हैं। कौन कौन सी है मुख्य? इसमें है कौशल्या, मारकंडा, टांगरी और हाँ, सरस्वती का जो बचा हुआ रूप है वो भी। फिर चैतांग और झाझरा भी हैं। अच्छा, कई सारी हैं। जी, और कौशल्या नदी पर तो पंचकुला में एक अलग से कौशल्या डैम भी बना है, वो भी पानी स्टोर करने के लिए। कौशल्या डैम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि घग्गर हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। हाँ बिल्कुल, इसे हरियाणा की सबसे प्रमुख मौसमी नदी माना जाता है। इसका अंत कहाँ होता है? ये कहाँ जाके खत्म होती है? हरियाणा में इसकी लंबाई करीब 241 किलोमीटर है। ओटू बैरेज के बाद ये राजस्थान में चली जाती है, हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान में? हाँ, और वहाँ थार रेगिस्तान के रेतीले इलाके में धीरे धीरे खो जाती है, मतलब विलीन हो जाती है। रेगिस्तान में खो जाती हैं? जी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि माना जाता है कि पुराने जमाने में ये नदी और आगे तक जाती थी, पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके तक। पाकिस्तान तक? हाँ, वहाँ इसे हक्करा नदी कहते थे। शायद वक्त के साथ जलवायु बदली या जमीन में बदलाव आए तो इसका रास्ता छोटा हो गया। ये तो बहुत रोचक जानकारी है। हक्करा नदी। अच्छा, आपने घग्गर की सहायक नदियों में मारकंडा का जिक्र किया था, ये भी महत्वपूर्ण है क्या? जी हाँ, मारकंडा नदी भी उत्तरी तंत्र की एक खास नदी है और इसका एक पुराना नाम भी है। पुराना नाम? अरुणा। प्राचीन नाम अरुणा था। अरुणा, ये याद रखना होगा। हाँ। इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में है, नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों की धरतीधर रेंज से। धरतीधर रेंज, ठीक है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये? ये अंबाला जिले में एक ऐतिहासिक जगह है, काला अम्ब, वहां से हरियाणा में आती है। काला अम्ब से? ठीक है। इसका रास्ता क्या है और ये मिलती कहाँ है जाकर? ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों के कुछ हिस्सों से बहती है। फिर कुरुक्षेत्र में पेहुवा के पास ये एक झील जैसा एरिया बनाती है, सनिसा झील। सनिसा झील? हाँ, और वहीं पर ये घग्गर नदी में मिल जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन सरस्वती के रास्ते में मिलती है। अच्छा। और मशहूर शहर है ना शाहाबाद मारकंडा, वो इसी नदी के किनारे बसा है। हाँ, शाहाबाद मारकंडा। तो ये काफी महत्वपूर्ण हुई। इसकी लंबाई कितनी है हरियाणा में, और क्या इसकी भी सहायक नदियां हैं? हरियाणा में इसकी लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है, और हाँ, इसकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे रण, बेगना, नकटी, और एक और महत्वपूर्ण है टांगरी नदी। टांगरी? हाँ, टांगरी नदी अंबाला में मुलाना के पास मारकंडा में मिल जाती है। मुलाना के पास मारकंडा में, ठीक है। अब उस नदी पर आते हैं जिसका नाम बहुत सुनने में आता है, सरस्वती नदी। आजकल इसकी क्या स्थिति है? हाँ, सरस्वती नदी ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं सेंसिटिव और रिसर्च का विषय है। हाँ बिल्कुल। वैदिक काल में तो इसे सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी माना जाता था। अगर हम पौराणिक और कुछ भूवैज्ञानिक स्रोतों को देखें तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। सिरमौर से? हाँ। और हरियाणा में कहाँ से आती थी ये? ऐसा मानते हैं कि ये हरियाणा में यमुनानगर जिले में
आदि बद्री नाम की जगह से प्रवेश करती थी। आदि बद्री, जी ये तो आज भी तीर्थ स्थल है। जी हाँ, इसे आज भी पवित्र मानते हैं। लेकिन अब तो ये नदी दिखती नहीं है, इसे लुप्त क्यों कहते हैं? सही कहा आपने। आजकल सरस्वती एक लगातार बहने वाली नदी के रूप में नहीं है। अच्छा, ज्यादातर ये एक बरसाती नाले की तरह या सूखी हुई धारा के रूप में ही दिखती है, खासकर आदि बद्री के आसपास। तो ये गई कहाँ? माना जाता है कि आगे जाकर घग्गर नदी में मिलती थी। शायद जमीन में बदलाव आए या पानी के स्रोत सूख गए। कई कारण हो सकते हैं इसके लुप्त होने के। लेकिन इसको लेकर काफी बातें होती हैं, सरकार भी कुछ कर रही है शायद। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है काम, और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे खोजने और शायद फिर से जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कैसे कि? देखिए, 2-3 चीजें खास हैं। एक तो है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, HSHDB। अच्छा, HSHDB। हाँ, ये 12 अक्टूबर 2015 को बना था। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है और मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। अभी उपाध्यक्ष श्री धुमन सिंह किरमिच हैं। ये बोर्ड क्या करता है? ये सरस्वती से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी देखरेख करता है। फिर एक सरस्वती शोध संस्थान भी है। शोध संस्थान? जी, ये 1999 में बना था। इसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत चौटाला हैं। ये रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देता है। और खुदाई के भी बातें सुनी थी? हाँ, यमुनानगर में मुगलावाली गांव है और कुछ और जगहों पर भी खुदाई करके पुरानी नदी की धारा के सबूत खोजने की कोशिशें हुई हैं। अच्छा, मतलब प्रयास जारी हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। उत्तरी तंत्र में कोई और छोटी नदी जिसका जिक्र करना चाहिए? आपने टांगरी का नाम लिया था मारकंडा की सहायक के तौर पर। हाँ, टांगरी नदी, जिसे डांगरी भी कहते हैं, इसका अपना उद्गम स्थल भी है। ये पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी हिल से? जी, ये भी शिवालिक से निकलने वाली एक धारा है और जैसा हमने पहले कहा, ये मुलाना अंबाला के पास मारकंडा में मिल जाती है। लंबाई करीब 70 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, टांगरी। एक और नाम कभी कभी आता है, चौटांग नदी। हाँ, चौटांग। इसका पुराना नाम बहुत महत्वपूर्ण है, दृशद्वती। दृशद्वती, ऋग्वेद में जिक्र है इसका शायद? जी हाँ, सरस्वती के साथ अक्सर इसका जिक्र आता है। इसका उद्गम भी शिवालिक की पहाड़ियों से ही माना जाता है। और ये बहती कैसी थी? ये घग्गर के लगभग पैरेलल बहती थी। हिसार, हांसी वाले इलाके से गुजरती थी। आज ये भी ज्यादातर एक बरसाती नाला ही है। तो अब ये किसकी सहायक मानी जाती है? कुछ लोग अब इसे यमुना की सहायक मान लेते हैं, हालांकि पुराना रास्ता घग्गर के पास था। समझ गया। तो ये हो गया उत्तरी हरियाणा का पूरा सिस्टम। यमुना, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती जो लुप्त है, टांगरी और चौटांग या दृशद्वती। जी हाँ, मुख्य रूप से यही है। अब अगर हम दक्षिण हरियाणा की तरफ चलें तो वहां का क्या सीन है? वहां कौन सी नदी सबसे खास है? दक्षिणी हरियाणा का सिस्टम उत्तरी सिस्टम से काफी अलग है। कैसे? यहाँ की नदियां ज्यादातर अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं, ज्यादातर बरसाती हैं, मतलब पानी बरसात में ही होता है ज्यादा, और बहाव भी कम है। अच्छा, तो सबसे प्रमुख कौन सी है? इनमें सबसे प्रमुख नदी है साहिबी नदी। साहिबी, ये नाम सुना। ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान से? हाँ, इसका उद्गम हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में निकलती है, जयपुर के पास, सीकर जिले में। सीकर से? हाँ, वहाँ बहरोड पहाड़ी है, या कुछ लोग कहते हैं अजीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियां हैं ये सब अरावली का ही हिस्सा। अच्छा, मतलब अरावली से। और हरियाणा में कहाँ से आती है? ये हरियाणा में एंटर करती है रेवाड़ी जिले से, कोट कासिम गांव के पास से। कोट कासिम, रेवाड़ी, ठीक है। फिर ये किन जिलों में बहती है और मिलती कहाँ है जाकर? हरियाणा में ये रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर जिलों के कुछ हिस्सों से गुजरती है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर। हाँ, और आखिर में ये दिल्ली के पास जो नजफगढ़ झील है ना, हाँ, नजफगढ़ ड्रेन, बस उसी में मिल जाती है। और वो नाला आगे जाकर यमुना में ही मिलता है। तो एक तरह से ये भी यमुना सिस्टम का ही हिस्सा बन जाता है आखिर में। अच्छा, इनडायरेक्टली यमुना में इसकी भी सहायक नदियां हैं। और कोई बांध इस पर? हाँ, साहिबी की भी सहायक नदियां हैं, जैसे इंदौरी, सोता, दोहान और कृष्णावती। इंदौरी, सोता, दोहान, कृष्णावती। जी, ये सब मिलकर बरसात में इसका पानी बढ़ा देती हैं। साहिबी को दक्षिण हरियाणा की सबसे मुख्य नदी मानते हैं। और हाँ, इस पर रेवाड़ी शहर के पास एक बैराज बना है, मसानी बैराज। मसानी बैराज, ठीक है। ये पानी कंट्रोल करने के लिए होगा? जी, पानी कंट्रोल और इस्तेमाल करने के लिए। हरियाणा में इसकी लंबाई करीब 120 किलोमीटर है। और हाँ, इसका एक पुराना नाम भी बताते हैं, जगदाद्री। जगदाद्री, हाँ, साहिबी का प्राचीन नाम।
जी। अच्छा, आपने सहायक नदियों में इंदौरी का नाम लिया। ये कहाँ से निकलती है? इंदौरी नदी हरियाणा से ही निकलती है। मेवात मतलब अब नूह जिला है। हाँ, नो। वहाँ पुराने इंदौरी किले के पास अरावली की पहाड़ियों से। अच्छा, ये हरियाणा से ही निकलती है। ये कैसे बहती है फिर? ये थोड़ी अलग है। निकलने के बाद ये 2 हिस्सों में बँट जाती है। 2 ब्रांच? हाँ, एक ब्रांच रेवाड़ी जिले के पास साहिबी में मिल जाती है और दूसरी थोड़ी दूर बहकर पटौदी के पास गुरुग्राम में साहिबी में मिलती है। अच्छा, 2 जगह मिलती है साहिबी से। इसका भी कोई पुराना नाम? हाँ, इंदौरी का प्राचीन नाम अंशुमती बताया जाता है। ये छोटे-छोटे फैक्ट्स पूछ लेते हैं कई बार। अंशुमती। हाँ, ठीक है, अगली सहायक नदी आपने बताई थी दोहान। हाँ। इसके बारे में क्या खास है? दोहान नदी भी राजस्थान से ही आती है। ये निकलती है नीम का थाना के पास ढोसी की पहाड़ी से। दोसी पहाड़ी, ये तो वो च्यवन ऋषि वाली जगह है ना? हाँ, बिल्कुल वही। पौराणिक महत्व है इसका। तो हरियाणा में ये कहाँ बहती है? ये हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में एंटर करती है, लेकिन ये बहुत छोटी बरसाती नदी है। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं बहती। महेंद्रगढ़ जिले में ही थोड़ी दूर बहकर जमीन में खो जाती है। वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, लुप्त हो जाती है। लंबाई कितनी है इसकी और कोई खास बात? लंबाई तो बस करीब 50 किलोमीटर ही है। इसे साहिबी की सहायक मानते हैं, हालांकि आजकल शायद सीधी मिलती नहीं है। अच्छा, एक मजेदार पौराणिक मान्यता है इसके बारे में। कहते हैं कि ये नदी भृगु ऋषि की पत्नी थी, देवी पौलिमा। उनके आंसुओं से बनी थी। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो, अब दक्षिणी सिस्टम की आखिरी मुख्य नदी बची कृष्णावती। हाँ, कृष्णावती नदी। इसका भी प्राचीन नाम है कसांवती। कसावती। जी, ये भी राजस्थान से ही निकलती है, जयपुर के पास नीम का थाना तहसील के नजदीक अरावली पहाड़ियों से। ये भी नीम का थाना से, दोहान की तरह। हाँ, उसी इलाके से। इसका हरियाणा में रास्ता क्या है? ये हरियाणा में नारनौल, महेंद्रगढ़ के पास से प्रवेश करती है, फिर रेवाड़ी, झज्जर, कोसली वाले इलाकों से गुजरती है। और ये भी बरसाती है? हाँ, ये भी दोहान की तरह बरसाती नदी है और आखिर में बहरूड़ नाले में मिलकर खत्म हो जाती है। बहरूड़ नाले में। ठीक है, तो दक्षिणी तंत्र की नदियां हुई साहिबी, इंदौरी, दोहान, कृष्णावती, ज्यादातर बरसाती और अरावली से निकलने वाली। बिल्कुल। अब हमने सारी मुख्य नदियां कवर कर लें। क्या कोई ऐसा उदाहरण या कोई घटना है जो इन नदियों के महत्व को या इनसे जुड़े बदलावों को समझने में हेल्प करे? हाँ, 2 उदाहरण अच्छे हैं। पहला तो यमुना पर ही है, ताजे वाला बैराज से हथनी कुंड बैराज बनना। हाँ, आपने बताया था। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का काम नहीं था। ये दिखाता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, खेती की ज़रूरतें बढ़ीं, बाढ़ रोकने की चुनौतियां आईं, तो हमें पानी को मैनेज करने के तरीके बेहतर करने पड़े। सही बात है। हथनी कुंड बैराज ज्यादा पानी संभाल सकता है और उसे वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल में ज्यादा अच्छे से भेज सकता है। तो ये विकास का प्रतीक है एक तरह से। और दूसरा उदाहरण शायद सरस्वती वाला? हाँ, दूसरा उदाहरण सरस्वती नदी को लेके जो कोशिशें चल रही हैं वो है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, एक नदी जो हजारों साल पहले बहती थी, जिसका वेदों में जिक्र है, उसे आज फिर से खोजना और शायद पुनर्जीवित करने की कोशिश करना। ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं होती, वो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। इसके लिए बोर्ड बनाना, रिसर्च करना, जमीन खोदना, ये सब कोशिशें बताती हैं कि नदियों का महत्व कितना गहरा है। हाँ, इस पर बहस भी होती है कि ये कितना संभव है या वैज्ञानिक है, लेकिन ये कोशिशें अपने आप में खास हैं। ये दोनों उदाहरण वाकई नदियों को सिर्फ भूगोल से आगे ले जाते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, अब ऐसा करते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया उसे क्विक माइंड मैप जैसा बना लेते हैं, ताकि सब एक नजर में रिवाइज हो जाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हरियाणा की नदियां, माइंड मैप सारांश। तो सबसे पहले मुख्य विभाजन। हाँ, जल विभाजक, वाटर डिवाइड है अंबाला के पास। फिर उत्तरी नदी तंत्र, जो ज्यादातर शिवालिक से निकलता है। इसमें सबसे पहले यमुना, उद्गम यमुनोत्री, उत्तराखंड। हरियाणा में प्रवेश कलेसर, यमुनानगर। जी। निकास हसनपुर, पलवल से यूपी में। सहायक सोम, पथराला, बूढ़ी यमुना। विशेषताएं: बारेमासी, पूर्वी सीमा, हथनी कुंड बैराज, सबसे लंबी हरियाणा सीमा में, और प्राचीन नाम यम की बहन सूर्यपुत्री। बिल्कुल। फिर घग्गर, उद्गम डगशाई, हिमाचल। प्रवेश कालका पंचकुला, अंत ओटू बैराज सिरसा के बाद राजस्थान रेगिस्तान में।
सहायक कौशल्या, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, चेतांग, झाझरा। विशेषताएं प्रमुख मौसमी नदी, ओटू बैराज, कौशल्या बांध सहायक नदी पर और पुराना रास्ता हकरा, पाकिस्तान। सही। अगली मारकंडा, उद्गम नहान हिमाचल की धारतीधर श्रेणी से। प्रवेश काला अंबा अंबाला। संगम सनीसा झील कुरुक्षेत्र के पास घग्गर सरस्वती में। प्राचीन नाम अरुणा। सहायक टांगरी, रण, बेगना, नकटी। फिर सरस्वती उद्गम पौराणिक सिरमौर हिमाचल। प्रवेश माना जाता है आदि बद्री, यमुनानगर। स्थिति लुप्त बरसाती नाला। विशेषताएं वैदिक काल की पवित्र नदी, पुनरुद्धार के प्रयास HVSDB 2015 सरस्वती शोध संस्थान 1999, मुगलावाली में खुदाई के दावे। हाँ, फिर टांगरी या डांगरी, उद्गम मोरनी हिल्स, पंचकुला। संगम मुलाना अंबाला के पास मारकंडा में, ये मारकंडा की सहायक है। और आखिर में चौटांग, उद्गम शिवालिक, प्राचीन नाम दृश्यवती। स्थिति बरसाती नाला, पहले घग्गर के समानांतर बहती थी। अब दक्षिणी नदी तंत्र, जो ज्यादातर अरावली से निकलता है। इसमें सबसे पहले साहिबी, उद्गम बहरोड मेवात पहाड़ी राजस्थान। प्रवेश कोट कासिम, रेवाड़ी। अंत नजफगढ़ नाला, दिल्ली, जो फिर यमुना में। सहायक इंदौरी, सोता, दोहान, कृष्णावती। विशेषताएं दक्षिण की प्रमुख नदी, मसानी बैराज, रेवाड़ी, प्राचीन नाम जगदाद्री। फिर इंदौरी, उद्गम इंदौरी किला, नू हरियाणा। संगम साहिबी नदी में, 2 शाखाएं रेवाड़ी और पटौदी के पास, प्राचीन नाम अंशुमती। इसके बाद दोहान, उद्गम ढोसी पहाड़ी राजस्थान। प्रवेशांत महेंद्रगढ़ में ही लुप्त। विशेषताएं बरसाती, साहिबी की सहायक, अप्रत्यक्ष, पौराणिक संबंध ब्रह्मपुरुषी। और आखिर में कृष्णावती, उद्गम नीम का थाना राजस्थान। प्रवेश नारनौल, महेंद्रगढ़, अंत बहरोड नाले में, प्राचीन नाम कसावती। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सारांश बन गया, एकदम क्लियर। हाँ, इससे रिवीजन आसान हो जाता है। अब कुछ बिल्कुल सीधे सीधे पॉइंट्स दोहरा लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स। जैसे हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? यमुना। हरियाणा की सबसे लंबी और एकमात्र बारहमासी नदी? यमुना। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी? घग्गर। घग्गर पर महत्वपूर्ण बैराज? ओटो बैराज, सिरसा। कौशल्या बांध किस नदी पर है? कौशल्या नदी पंचकुला पर, जो घग्गर की सहायक है। मारकंडा का प्राचीन नाम? अरुणा। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए बोर्ड कब बना? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड HSHDB 2015 में। दक्षिणी हरियाणा की मुख्य नदी? साहेबी। प्राचीन नाम क्या था? जगदाद्री। हाँ, जगदाद्री। हाँ। और साहिबी पे कौन सा बैराज है? मसानी बैराज, रेवाड़ी में। बिल्कुल। इंदौरी का प्राचीन नाम? अंशुमती। ढोसी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? दोहान। और कृष्णावती का प्राचीन नाम? कसामती। और वो जल विभाजक क्षेत्र कहाँ है? अंबाला के आसपास। एकदम सही, ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने वाले हैं। हाँ जी। चलिए अब एक HSSC का पूछा हुआ सवाल देखते हैं। एक प्रश्न आया था, टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? विकल्प थे A यमुना, B घग्गर, C मारकंडा, D साहिबी। हाँ, ये हमने 2 बार डिस्कस किया आज। टांगरी नदी मोरनी हिल से निकलकर मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिलती है। तो सही उत्तर हुआ C मारकंडा। जी हाँ। देखिए कितना सीधा सवाल पूछा गया है। तो ये थी हमारी आज की हरियाणा की नदियों पर चर्चा। उम्मीद है इस तरह से पढ़ने और समझने से ये टॉपिक अब आसान लगा होगा। हाँ, मुझे तो लगता है काफी मदद मिलेगी इससे स्टूडेंट्स को एग्जाम में। जी, पॉइंट्स को जोड़कर समझने से याद रखना आसान हो जाता है। बिल्कुल, जब हम सिर्फ रटते नहीं बल्कि चीजों को समझते हैं, उनके पीछे का कारण जानते हैं, तो वो दिमाग में बैठ जाती हैं। सही बात है। तो सभी उम्मीदवारों के लिए संदेश यही है कि मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़िए और अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। हाँ, मेहनत और सही दिशा में प्रयास सफलता जरूर दिलाते हैं। अगली बार हम हरियाणा जीके के किसी और महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे ही बात करेंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए सभी सुनने वालों को धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। नमस्कार। नमस्कार।